नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कोकराझार में बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का 57वां वार्षिक सम्मेलन में कहा, हमारी सरकार ने सैकड़ों युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का किया काम। पहले यहां हिंसा और हथियार की होती थी बातें, लेकिन आज यहां शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की होती हैं बातें। रायसीना डायलॉग के लिए मेहमानों का आगमन जारी। कल पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। 18 देशों के विदेश मंत्री लेंगे भाग। लेक्स फ्रेडमैन के साथ पीएम मोदी का एआई पॉडकास्ट साक्षात्कार आज शाम होगा प्रसारित। हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई मुद्दों का जिक्र। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद विकास ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला एलिवेटेड रोड पर यमुना नदी की ओर जाने वाले बारापुला नाले का किया निरीक्षण। सुरहरी पुल नाले पर जल निकासी की स्थिति की समीक्षा। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की धरती पर होगी वापसी। नया दल लेकर स्पेसएक्स रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा, सफलतापूर्वक हुई डॉकिंग। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में कोकराझार के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन यानी कि आबसू के 57वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के प्रमुख प्रमोद बोरो भी मौजूद रहे। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में कई व्यवहारिक चर्चाओं और प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। आज इस सम्मेलन का आखिरी दिन है। इस दौरान अमित शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए बोडोलैंड के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अप्रैल में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम से दिल्ली में एक रोड का नाम रखा जाएगा। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है, तब आज मैं एक घोषणा करने आया हूं। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आधिकारिक भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन की ये पहली भारत यात्रा है। न्यूजीलैंड के पीएम आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में
मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन भी देंगे। न्यूजीलैंड के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम 19-20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रिडमैन के साथ अपने पॉडकास्ट साक्षात्कार को सुनने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उनकी लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में पीएम मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में आरएसएस की भूमिका और समाज में इसके योगदान के बारे में विस्तार से बात की है। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देश के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में घाना के विदेश मंत्री सैमुएल ओकोजेटो अब्लाका, क्यूबा के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में स्लोवानिया, लग्जमबर्ग, लिंक्टनस्टीन, लातविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे। आरबीआई को लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये एक सराहनीय उपलब्धि है जो शासन में नवाचार और दक्षता पर जोर देती है। डिजिटल नवाचार भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बना रहा है, जिससे अनगिनत लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज बारापुला एलिवेटेड रोड पर यमुना नदी की ओर जाने वाले बारापुला नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने सुनहरी पुल नाले पर जल निकासी की स्थिति की समीक्षा की। बारापुला नाले का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ये वो नाले हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। दिल्ली में हर बार बाढ़ आती रही क्योंकि जब बड़े नाले साफ नहीं होते थे तो उसमें पानी को जाने की क्षमता नहीं होती थी। नतीजतन पानी छोटे नालों में वापस आ जाता है, जिससे हर जगह पर बाढ़ आ जाती है। एजेंसियों के बीच इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी कि कौन सी एजेंसी नालों को साफ करेगी। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम के इस निरीक्षण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के कई नालों का दौरा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि जिस तरह से ये नाले बह रहे हैं उन नालों की सफाई का काम जल्द पूरा हो जाए और इसलिए पहले से वो तैयारी कर रही हैं। हालांकि बारिशों में जिस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है उससे बचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि कब दिल्ली के अंदर बारिश आएगी और उसका इंतज़ार करें। हालांकि उससे पहले ही जो उनका विभाग है, जो दिल्ली सरकार है, वो मुस्तैद दिखाई दे रही है, दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि जितने भी नाले हैं उनकी पहले ही सफाई की जा सके बारिशों से पहले। भी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब
जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ़ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीज़न की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। दिल्ली का बाढ़ और सिंचाई विभाग न केवल नालों की सफाई में जुटा है बल्कि उनको चौड़ा करने का काम भी कर रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये बारापुला का वही एलिवेटेड रोड है जिसके नीचे नाला बह रहा है और नाले के नीचे लगातार बाढ़ और सिंचाई विभाग सफाई में जुटा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो मशीनें लगाई गई हैं उनसे साफ तौर पर यहाँ पर ना केवल नालों की सफाई की जा रही है बल्कि उनका जो रास्ता है चौड़ा किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो बारिश का मौसम आएगा, जब बरसातें आएंगी, उस समय पर ये ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर और दादाराव यादवराव केचे विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए। पटना में अपने आवास पर होली समारोह में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के नाचने के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि लालू परिवार अपने गलत कामों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में जैसा होता था वही उनके पुत्र भी कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे सचेत रहना चाहिए। उन लोग गलत काम के लिए ही जाने जाते हैं। उनके राज में, उनके पिताजी के राज में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वो सब आप लोग जानते हैं। तो उनके सुपुत्र हैं तो वही ऐसा करते हैं तो गलत क्या करते हैं। और यही बिहार की जनता समझे कि यदि उनके हाथ में सत्ता इसी तरह से चल जाए, हालांकि जाने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसा ही होगा कि यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अनुमति दिए जाने के बाद रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया है। रंग रोगन का काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हो रहा है, जिसे 9 मजदूर अंजाम दे रहे हैं। न्यायालय ने रंगाई पुताई का काम 7 दिन में पूरा करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों का सर्वे किया जहां रंगाई पुताई का काम किया जाना था। साथ साथ संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लाइटिंग का आदेश भी जारी किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने संभल जामा मस्जिद के व्हाइट वॉशिंग काम पर कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है और किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करना ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार की नीति है। अगर कोर्ट रंगाई पुताई के काम की अनुमति देता है तो ऐसा होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और अदालत के आदेशों का सभी को पालन करना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश वो स्वागत योग्य है
और सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी भी धर्म स्थल का अपमान करना ये किसी भी प्रकार की नीति ना तो केंद्र की है ना प्रदेश की है। और न्यायालय अगर देता है कि रंगाई पुताई हो तो खूब अच्छी और खूबसूरत रंगाई पुताई, उसमें हर्ज क्या है। जब न्यायालय आदेश दे रहा है, हाँ न्यायालय इसके बाद जो आदेश अगर करता है, कोई भी आदेश करता है तो सबको मानना चाहिए। हम समझते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और इसको सभी पक्ष को इसका आदर करना चाहिए। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने संभल जामा मस्जिद की सफेदी के काम पर कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपना काम कर रहा है, हमारा बल हमेशा तैनात रहता है और बल हर जगह पर तैनात है। प्रवेश द्वार, निकास द्वार और पीछे की तरफ भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। एएसआई उच्च न्यायालय के निर्देश का कार्यान्वयन कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना कार्य कर रहा है और हमने जब उनकी बात हुई हमसे तो हमने उनको कहा कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी कभी भी आवश्यकता हो तो हम हमेशा तत्पर हैं। वैसे हमारी फोर्स भी हमेशा तैनात रहती है। जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी है, बैक साइड में भी है, एग्जिट गेट के पास भी है, तो सब जगह पे हमारी जो फोर्स है वो तैनात रहती है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनकी पालना एएसआई करवा रही है। आपको बता दें, देश में प्रतिस्पर्धा कानूनों में समय के साथ बदलाव पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि बदलते हुए डिजिटल प्रयोग के साथ साथ कानूनों में उचित बदलाव के साथ उपभोक्ताओं और छोटे उद्यमियों के हितों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। कंपटीशन लॉज जो हैं उसके पीछे का कारण मार्केट के अंदर विशेष तौर से मैं समझता हूं जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को मोनोपोलीज के कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। पॉपुलेशन वाइज वी आर द बिगेस्ट नाउ, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारे लॉज का, एक्ट्स का, टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में फेयर कंपटीशन होता है तो उसका मार्केट को भी फायदा होता है, देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो इसलिए सस्टेन कंपटीशन रहना चाहिए, किसी की कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग की बड़ी खेप पकड़ने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ड्रग कार्टेल पर कोई रहम नहीं है। मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत के निर्माण के अभियान को गति देते हुए 88 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई और इम्फाल और गुवाहाटी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग की ये खेप जांच के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। ड्रग्स की हमारी तलाश जारी है। एनसीबी की टीम को हार्दिक बधाई। और आपको बता दें कि 9 महीने से अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्दी ही अब पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। उनकी वापसी के लिए नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुका है। यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों का काम स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना और पुराने क्रू को बदलना होगा। विलियम्स और विल्मोर को कुछ महीनों में वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वे 9 महीनों तक आईएसएस पर ही रुके रहे। वे पिछले साल जून में बोइंग स्टार लाइनर से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के चलते उनकी वापसी टलती रही। अब स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। क्रू 10 मिशन में एनी मैकक्लेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और किरिल पेस्कोव शामिल हैं।
ये चारों आईएसएस में पहुंचकर वहां पर चल रहे 200 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी परीक्षणों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी मौजूदगी से स्टेशन का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को दिशा मिलेगी। ये मिशन शुक्रवार को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और ये बिना किसी रुकावट के गंतव्य तक पहुंच गया। क्रू 10 मिशन आईएसएस से जुड़ चुका है और अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। इसके बाद विलियम्स और विल्मोर की वापसी की प्रक्रिया होगी। नासा के मुताबिक विलियम्स और विल्मोर अगले हफ्ते तक पृथ्वी पर लौट आएंगे। और अब बात करते हैं खेलों की। हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार समारोह में हॉकी जगत से जुड़ी कई हस्तियां नजर आईं। एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हॉकी इंडिया ने अपने 7वें सालाना पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया। इस बार का पुरस्कार समारोह 2 महीनों में खास रहा। 2025 में भारतीय हॉकी के FIH से जुड़ने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं ये भारत की 1975 में मिली हॉकी विश्व कप जीत की 50वीं सालगिरह भी है। ये भारत द्वारा जीता गया पहला और अब तक का एकमात्र हॉकी विश्व कप है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया ने 1975 के विश्व कप में हिस्सा लेने वाले दल को सम्मानित किया। मुझे गर्व होता है कि आज इसी दिन में हमारे इंडियन टीम इंडिया 1975 में कोलालंपुर में वर्ल्ड चैंपियन हुए थे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। जो हमने सोचा कि हमारा भारतीय हॉकी इंडिया फिर से हम बादशाह बन सकता है, फिर से बादशाह बन गया है। हम कंसेक्यूटिव 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना और आज के जमाने में दुनिया का टॉप टीम को देखिए, एक स्पेस खाली नहीं छोड़ता, इतना टाइट मैन मार्किंग, हर चीज इतना टाइट है। ऐसा में हम उनको हरा करके ओलंपिक मेडल जीत के लाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को महिला और पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। हरमनप्रीत ने हॉकी इंडिया के प्रति आभार प्रकट किया। बहुत खुश हूँ और बहुत लकी समझ रहा हूँ अपने आप को कि आज का जो समय जो फंक्शन है हमने उनके साथ स्पेंड किया है और उनको लाइव देखा है, तो हमारे लिए एक आई थिंक लाइफ टाइम ये मेमोरी है और मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगा। मैं इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को भी सम्मानित किया गया। वहीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पदक जीतने वाले पुरुष और महिला टीम और जूनियर एशिया कप जीतने वाली टीम को सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय हॉकी में योगदान देने वाले अंपायर्स, टेक्निकल अधिकारी और सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। फैज खान की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।